बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10। मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। जुमे का मुबारक दिन है, आप सब लोगों को जुमा मुबारक। दूसरा रोज़ा भी है और साथ ही साथ अल्लाह ताला की रहमत भी बरस रही है। यकीन मानिए कल के रोज़े का तो पता भी नहीं चला। ये खालिस्तन मेरे ख्याल से ईमान की वो हालत होती है कि आप जब सच्चे दिल से तहिया ये कर लेते हैं कि आपने अल्लाह ताला के लिए रोज़ा रखना है और अपने कामों में मसरूफ़ रहें, सारा दिन पता भी नहीं चलता कि किस तरह से वक्त गुजर गया है। सो अल्लाह ताला इसी तरह से तमाम मुसलमानों के लिए पूरे रमज़ान आसानियाँ पैदा करता रहे और इसी तरह से हम बहुत अच्छे तरीके से तमाम रोज़े जो हैं वो रख सकें। साथ ही साथ मैसेज ये होगा कि प्लीज़ अपने साथ साथ दूसरों का ख्याल भी ज़रूर रखें, क्योंकि रोज़ा हमें असल में सबक ही ये देता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है, जुमे का दिन है, नमाज का एहतमाम करें तो हम सबको अपनी दुआओं में याद रखें। हम प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे, खबरें भी शामिल करेंगे, हमारे मेहमान भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे और साथ ही साथ सेगमेंट्स भी प्रोग्राम में होंगे। जिनकी बर्थडे है उनको भी विश करेंगे। सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। खबरें क्या हैं? वज़ीर आला की हिदायत पर इंतजामिया मुतहरिक, मुफ्त आटे की फराहमी में बेहतरी, मॉडल बाजार में भी कैंप कायम। इमरान खान गालम गलोच ना करे, इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को हर सहूलत देंगे, वज़ीर आला। कलमा चौक मंसूबे में नई पेशरफ, डेडलाइन में 7 रोज की तौसी। और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास की कुछ डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। आज की खबरें आप जान चुके हैं। खबरों की डिटेल्स की तरफ तो हमने जाना ही जाना है। हम अपने रिपोर्टर्स को पहले मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी और फिर सिटी न्यूज़ नेटवर्क के ज़रिए तमाम जो फुटबॉल मैच की कल इख्तितामी तकरीब हुई, जो लोग जीते हमने उनको भी विश करना है। पहले अपने रिपोर्टर्स की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सो मच। इमरान भाई और इरफान मलिक ने आज हमें ज्वाइन किया है, ऑल दो ये उस टीम का हिस्सा नहीं है जो जीत गए। कैसा लग रहा है आपको ना जीत के? देखें जी, एक्चुअली बात ये है कि हर साल ये टूर्नामेंट जो है वो करवाया जाता है सिटी न्यूज़ नेटवर्क की जानिब से, और इस बार भी इस टूर्नामेंट में 48 टीमें जो हैं वो खवातीन की टीमों को निकाल कर टोटल मेरे ख्याल से 48 टीमें जो हैं। आपने खवातीन की टीमों को निकाला है, आयशा ने सबसे पहले फुटेज खवातीन टीमों की चला दी। आप सही है। मैं बात ये कर रहा हूँ कि 48 टीमें जो हैं उस टूर्नामेंट में खेली है, और इसकी खास बात ये है कि वो एहतजाजन सिर्फ यही फुटेज चलाएगी। ये एक फैमिली मेला जो है वो होता है और बड़ी अच्छी गेट टुगेदर जो है वो होती है, और हमेशा हम कोशिश यही होती है कि रमजान से पहले इसको बाइंड अप किया जाए। फेस्टिविटी का समा था, जिस तरह ऑफिस में सब लोग तैयारियां कर रहे थे। मैंने कल भी ये कहा कि जीत किसी की भी हो, ये जीत है हम सब लोगों की। सिटी न्यूज़ नेटवर्क की एक हेल्दी एक्टिविटी का एहतमाम होता है, फिर एक वो घुटन ज़दा माहौल, काम की दौड़, उससे सबको थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाती है। इरफान, आप भी ना जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे, कैसा लग रहा है? इस बारे में तो मैं कहूँगा हमारे साथ थोड़ा सा जो है वो चीटिंग की गई और मैनेजमेंट की जानिब से। अच्छा, मैनेजमेंट जो थी वो बायस्ड थी हमारे साथ, तो उसने हमारे 1-2 मैच ही स्किप करा दिए। इनकी टीम का नाम है पोलियो 11। तो आप सोच सकते हैं कि कैसे प्लेयर जो है वो आपका हारना बनता था। बल्कि इन्होंने तो एक मैच में जो है वो खिलाड़ी बोरो किए दूसरी टीम से, और मैं भी इनकी तरफ से खेला और फिर ये एक मैच जीते थे। वो देखें, हमने तो स्ट्रेटजी बनाई थी कि किस तरह हमने जीतना है, लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से हमारे साथ हुआ। और इस अगर फेस्टिवल की बात करें तो जैसे एक भी आप देखते होंगे कि फैमिलीज के साथ हम लोग कभी आउटिंग के ऊपर जाते हैं, तो जो फील हमें वहाँ पे आती है कि सारी फैमिली इकट्ठी होती है, इसी तरह सिटी न्यूज़ नेटवर्क की फैमिली वहाँ पे इकट्ठी थी। बिल्कुल सही। और इसमें तमाम लोग जो थे, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से लोग आए हुए थे खेलने के लिए, टीमें आई हुई थी, तमाम ब्यूरो से लोग आए हुए थे, तो उनसे मिलने का भी एक बहाना था। बिल्कुल, आपने उनसे मुलाकात भी हुई। अदरवाइज हमें नहीं पता फैसलाबाद में कौन से लोग काम कर रहे हैं, मुल्तान में कौन से लोग, तो एक आपको वो भी टाइम मिल जाता है कि आप अपने बाकी कोलीग से भी, जिनके सिर्फ नामों से बीपर्स हम लेते हैं या टेलीफोन पे बात हो जाए तो वाकिफ। और इसमें खास बात जो है वो ये भी थी कि जिसका मैच नहीं होता था वो टीम भी, उसके खिलाड़ी भी वहां पर अप्रिसिएशन के लिए वहां पर आते थे, और निगरान वज़ीर आला जो कि CEO हैं वो भी हर मैच में जो है वो वहां पर पहुंचते थे और तमाम लोगों को चीयर अप करते थे। बिल्कुल ऐसे ही है। एक
ओवरऑल हेल्दी एक्टिविटी थी। लड़कों की टीम ने भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया, 4 लाख रुपए का इनाम भी मिल गया है। सो नेक्स्ट टाइम आप लोगों के लिए गुड लक, टीम के नाम अच्छे रखें। लड़कियों की टीम भी जो जीती है जी, उनके लिए भी गुड लक। इसी तरह से इस हेल्दी एक्टिविटी का तमाम हम दुआ गो रहेंगे, आगे भी होता रहे। अल्लाह ताला हमारे इदारे के तमाम एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको इसी तरह से खुशियाँ समेटते रहें और इसी तरह से ये हेल्दी एक्टिविटीज़ जो हैं वो इसका हिस्सा भी रहें। सो अब आगे बढ़ते हैं जी, पहली खबर की तरफ चलते हैं। वज़ीर आला की हिदायत पर इंतज़ामिया मुतहरिक, मुफ्त आटे की फराहमी में बेहतरी, मॉडल बाज़ार में भी कैंप कायम। इससे पहले कि हम खबर की तरफ चलें, मुझे कल एक बड़ा ज़बरदस्त कमेंट सुनने को मिला और ऑनेस्टली स्पीकिंग बड़ा प्राउड फील होता है, क्योंकि वज़ीर आला साहब हमारे इदारे के बॉस भी हैं। तो एज अ बॉस जैसे हमने उन्हें देखा, एज ए CM हम उनको ज़्यादा एक्टिव देख रहे हैं। हर रोज़ मुख्तलिफ जगहों के दौरे कर रहे हैं, ख़वातीन के मसाइल सुन रहे हैं। ये जो फ्री आटे की फराहमी के लिए कैंप्स लगाए गए हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग जिस तरह लोग दुआएं दे रहे हैं वो तो एक अलहदा बात है। CM को अपने बीच में आकर लोगों का हौसला बहुत बढ़ जाता है, उनको अपने दुख दर्द सुनाकर ऐसे तसल्ली हो रही है। सो ये बड़ा अच्छा एक जेस्चर जा रहा है। इमरान भाई देखें जी, अगर बात की जाए कि आटा तो पहले आम मार्केट में मिल नहीं था रहा, और ऊपर से जब ये अनाउंस किया गया निगरान हुकूमत की जानिब से, वज़ीर आला की जानिब से, कि हम मुफ्त आटा जो है वो फराहम करेंगे उन लोगों को जो आटा ख़रीदने की इस्तात नहीं रखते या वो फैमिली जो हैंड टू माउथ हैं, तो नो डाउट फिर होना क्या था कि पहले रोज़ तो हमने खुद देखा है इस चीज़ को कि लोगों की कसीर तादाद जो है वो ट्रकिंग पॉइंट्स पर या जहाँ जहाँ जो पॉइंट्स बनाए गए थे वहाँ पर पहुँच जाती थी, और आटे की तरसील में जो बदनज़मी नज़र आ रही थी उससे लोग जो हैं और इंतज़ामिया खुद काफ़ी परेशान थी। यही वजह थी कि वज़ीर आला जो हैं इन्होंने दौरे जो है वो अपने शुरू किए, हंगामी दौरे। हमने ये भी देखा कि रात को 2-2 बजे भी ये गुजरांवाला जाकर रेड जो है वो कर रहे हैं और खुद विजिट करके वहाँ पर देख रहे हैं, और कई जगहों पर जहाँ कल तो मुझे किसी ने कहा ये तो शहबाज शरीफ साहब से भी एक्टिव निकल आए हैं, मतलब हम काम ना भी करना चाहें तो हमारी आप यकीन जाने, आप तो खुद जानती हैं कि अब तो खैर अभी तो इन्होंने निगरान वज़ीर आला ने रिज़ाइन किया हुआ है CEO की पोस्ट से। तो जब ये CEO थे, आप खुद जानती है कि ये कितने एक्टिव थे, कितने एक्टिव थे, और हम खुशी का इजहार ये कर रहे हैं कि शुक्र है हमारी जान छूटी। और अभी ये नो डाउट ये बहुत एक्टिव है और मुश्किल से 3-3.5 घंटे की नींद जो है ये पूरी करते हैं। और अब नो डाउट हमने जब ये देखा तो हमें वाकई इस हवाले से हमें काफ़ी खुशी थी कि कम से कम जो शहरियों के मसाइल हैं, लाहौर के मसाइल हैं, पंजाब के मसाइल हैं, वो हल होंगे। और ये भी जो चीज़ जो है वो देखने में आई कि जो ट्रकिंग पॉइंट्स लगाए गए थे सस्ते आटे के, वहाँ पर जो है एक आदत बनी हुई है ना, रविश है कि जी वहाँ मौजूद नहीं होना स्टाफ ने, ठीक है, थोड़े से आटा बेचा, बाकी खड़े हो गए। तो गुजरांवाला भी इन्होंने जो है वो रात गए रेड की और लोगों को दिखाया कि हम मौजूद है और वहाँ से चलते बने। और जो वहाँ पर अफसरान नहीं थे वहाँ नागवारी का इजहार किया, बरहमी का इजहार किया, और उनसे जो है वो जवाब तलब किए गए हैं कि भाई आप लोग यहाँ पर क्यों मौजूद नहीं है। और जो मैकेनिज्म बनाया गया था सस्ते आटे का वो बहुत बेहतरीन था, अनटिल अनलेस उसमें इंतज़ामिया जो है, जो इदारे जिनकी आदत बन चुकी है कि हड हरामी दिखानी है, अवाम को रिलीफ नहीं देना, तो उस चीज़ को भी ठीक जो है वो किया जा रहा है। बेहतरी लाने की कोशिश तो हर जगह पे की जा रही है, लेकिन जहाँ कहीं पर नकाइस हैं, क्योंकि ये सिलसिला थ्रू आउट द रमज़ान रहेगा इरफान, आई थिंक सो कोशिश ये की जा रही है कि मुख्तलिफ जगहों पे विजिट करके जो लूप होल्स हैं उनको देखा जाए, क्योंकि वेरी फर्स्ट टाइम ये वाली प्रैक्टिस अपनाई गई है। तो इंशाल्लाह जिस तरह ये सिलसिला चल रहा है आगे मसाइल इंशाल्लाह हल ही होंगे। इरफान क्या कहेंगे? अना देखें, जब ये शुरू किया गया था तो इससे पहले ये प्लान था कि जो 300 से कम यूनिट है जो लोग यूज़ करते हैं उनको जो है वो फैसिलिटी दी जाए, और मेरे ख्याल में वो पॉलिसी बड़ी अच्छी थी। लेकिन क्योंकि शहबाज शरीफ की जानिब से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से सॉरी उनकी जानिब से ये डिसीजन लिया गया कि मुफ्त आटा जो है वो पूरे पाकिस्तान में दिया जाए, और इसी वजह से ये प्लान जब शुरू किया गया तो इसमें मिसमैनेजमेंट ये हुई कि जिन लोगों के ID कार्ड के ऊपर से ये इसको 8070 के ऊपर SMS भेज के उसको वेरीफाई करना था कि वो एलिजिबल हैं या नहीं, उसके अंदर उस प्रोसेस में और उसको वेरीफाई करने के लिए काउंटर कम थे। और इसी वजह से आपने देखा होगा कि जहाँ पे भी ये इश्यूज़ आए वो इसी बुनियाद के ऊपर आए कि उनकी वेरिफिकेशन नहीं हो रही थी। काउंटर के ऊपर जब आप आटा लेने के लिए वहाँ पे पहुँचते थे वहाँ पे लाइनें लग जाती थी, फिर उसके बाद वहाँ से लाइनों से ख़त्म होकर अगर आपने ट्रक की तरफ जाना है जहाँ पे आटा डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है आप में, तो उसमें भगदड़ मच जाती थी। और इसी वजह से आपने देखा होगा कई जगह पंजाब में कई मकामात के ऊपर जाने भी इसमें गई, और ये बहुत अफसोसनाक चीज़ थी। और इसी वजह से वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जब ये डिसीजन लिया गया कि हम हर पॉइंट के ऊपर जो है वो
कम अज़ कम एसी लेवल का जो ऑफिसर है उसको उस पॉइंट के ऊपर वेरिफिकेशन के लिए और इनके जो काउंटर्स बढ़ाने के लिए, उनकी सर्विलेंस के लिए उसको वहाँ पे पहुँचना होगा। और इसीलिए वज़ीर आला पंजाब ने ये दौरे किए। उन दौरों का असर ये हुआ कि आपने देखा होगा कि पिछले 2 रोज़ से ये कोई मामला बेहतर हुए हैं। वहाँ पे इश्यूज़ तो हैं अभी भी, वहाँ पे रश अभी भी है, लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए 54 लाख लाहौर में लोग ऐसे हैं जिनको आटा डिस्ट्रीब्यूट किया जा चुका है। पूरे सूबे में अगर बात की जाए तो 1,58,00,000 लोगों तक ये आटा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है और ये थ्रू आउट रमज़ान तक जो है वो एंड तक रहेगा। एक माह में 3 दफ़ा जो है वो हर शख्स जो एलिजिबल है वो आटा पॉइंट से, जो ट्रकिंग पॉइंट्स हैं वहाँ से आटा ले सकेगा। लेकिन इसके साथ साथ इसको मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है कि आप उन पॉइंट्स के ऊपर लोगों की वेरिफिकेशन, अब देखें पहले जो इश्यूज़ थे वो अब नहीं आ रहे, लेकिन आइंदा भी आ सकते हैं। जहाँ पे जैसे इमरान ने बात की कि जो लोग वहाँ पे बैठे होते हैं उनको हार्डर रमी की आदत है, उनको टाइट करने के लिए वज़ीर आला पंजाब, डीसीज़, एसीज़, जितने भी कमिश्नर्स हैं, इन लोगों को एक्टिव होना पड़ेगा। जब तक हर शख्स जो है इसको जिम्मेदारी लेकर काम नहीं करेगा तो दोबारा कोई जान जा सकती है, जो इंतहाई अफसोसनाक चीज़ क्योंकि पूरे सूबे के मामला देखने हैं। अगर सीएम साहब पूरे रमज़ान इसी तरह इन एक्टिविटीज़ में बिजी रहे तो फिर अस्पतालों के मामला हम देख रहे थे बड़े खुश उसलूबी से वो देख रहे हैं। तो इन चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि टीम जो है आपकी इंतज़ामिया जो है उसको प्लीज़ कम अज़ कम रमज़ान में जो है मुतहरिक होना है। और लोगों तक ये समरात तभी पहुंच सकते हैं जब अच्छे तरीके से मैनेज किया जाए, मैनेजमेंट एक्टिव हो जाए। फिलहाल एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। और अब हम आगे बढ़ेंगे, अगली खबर की तरफ चलना है जी। इमरान खान गालम गलोच ना करें, इंतखाबात के इलेक्शन कमीशन को हर सहूलत देंगे, वज़ीर आला का ऐसा कहना है। इलेक्शन की तारीख के मामले में पंजाब हुकूमत का अमल दखल नहीं, बहुत से इदारे कार फरमा होते हैं और इलेक्शन करवाना ऑब्वियसली सभी को पता है, निगरान हुकूमत का ये काम है, लेकिन वो इलेक्शन वाला माहौल नज़र आए, वो इलेक्शन की जो तैयारियाँ की जानी हैं वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी नहीं है। इरफान ना देखें, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो निगरान गवर्नमेंट है इसकी जिम्मेदारी जो है वो इलेक्शन सिर्फ करवाना है, इलेक्शन की डेट देना नहीं है, बिल्कुल इंतजामात करना है, उसके डिसीजन लेना नहीं है उनका कि उन्होंने कब इलेक्शन होना है। ये तो सिर्फ एक हेल्प करेंगे उन इदारों की जिन्होंने इलेक्शन के जो इनकाद के ऊपर उनकी मदद करनी है। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनका की जानिब से आप देखें कि बयानिया कभी कोई बनाया जाता है, कभी कहा जाता है कि जरदारी साहब उनको मरवाना चाहते हैं, कभी कहा जाता है कि शायद कोई हमारे हसास इदारे के जो आला अफसरान हैं वो मरवाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान उनको मरवा रहे हैं, कभी मोहसिन नकवी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो जो है वो प्लान कुछ कर रहे हैं कि इनको निकालने के लिए उन्होंने प्लान किया। अब जो एक अलार्मिंग चीज़ बताई जा रही है कि जी IG इस्लामाबाद और IG पंजाब इनकी जानिब से प्लान किया गया है, 5-5 बंदों के स्क्वाड बनाए गए हैं। ये सिर्फ एक झूठ की बुनियाद के ऊपर और इसी बुनियाद के ऊपर आप देखें वज़ीर आला पंजाब की जानिब से जो है वो रिक्वेस्ट की गई कि इसका एक कमीशन बनाया जाए जो इसकी तहकीकात करे। कल IG पंजाब की जानिब से भी ये बयान जारी किया गया और उन्होंने ये कहा कि हम इस कमीशन के अंदर आने के लिए तैयार हैं, लेकिन जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया वो भी आए, वो इल्ज़ाम अपना साबित करें। किसने आपको इत्तला दी, किसने इन्फॉर्मेशन दी? डेफिनेटली किसी ने इन्फॉर्मेशन दी होगी तो आपको पता चला कि इन लोगों ने प्लान बनाया है। उनके किरदारों के नाम सामने लेके आए। अगर IG पंजाब या IG इस्लामाबाद इसमें ज़िम्मेदार है तो उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए, उनको सज़ा मिले कि एक एक्स प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ ये लोग साजिश कर रहे हैं अगर, तो इसको जो है वो सामने तो आना चाहिए चीज़ें। लेकिन बात वही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और खुसूसी तौर पर चेयरमैन जो है तहरीक इंसाफ इमरान खान, उनकी जानिब से जब बयान दिया जाता है तो शायद उनको ये मालूम नहीं होता कि वो बयानात क्या दे रहे हैं, क्योंकि हर वक्त वो बयान कोई ना कोई उनका चेंज हो रहा होता है। तो इस वजह से उनकी जो शायद मेंटली सिचुएशन है वो भी इस वक्त काफ़ी डिस्टर्ब मुझे लग रही है, क्योंकि आपने देखा होगा जब उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में उनकी पेशी थी तो उस दौरान एक बुलेट प्रूफ गाड़ी जो बम प्रूफ भी है, उस गाड़ी के साथ जो लोग लटके हुए हैं, और मैं कल भी ये बात कर रहा था कि जो शायद लोग इनके साथ हैं वो इनको ज़्यादा डरा रहे हैं इन चीज़ों से कि बुलेट प्रूफ गाड़ी के ऊपर जो उसकी सामने स्क्रीन है उसके ऊपर भी बुलेट प्रूफ जो है वो जैकेट रखी जा रही है। और इस कदर ड्रामेबाजी कि बुलेट प्रूफ गाड़ी में एक शख्स जिसने बुलेट प्रूफ जैकेट खुद भी पहनी हुई है,
खान साहब ने भी उस दिन जैकेट पहनी हुई थी, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन के वो अदालत में पेश हुए, बुलेट प्रूफ गाड़ी में आए और उसके साथ उस गाड़ी के ऊपर उन्होंने देखे शील्डें खड़ी कर दी। वो इस तरह लग रहा था कि शायद इनको को बहुत ख़तरा है। एक तरफ वो कहते हैं कि मैम खौफ के बुत तोड़ दिए हमने, दूसरी तरफ इस तरह डर रहे थे, इस तरह वो अपने आप को छुपा रहे थे। वो आपने वीडियो देखी होंगी, उसमें लोगों ने बड़ी बड़ी मीम्स बनाई। अल्लाह ताला रहम करे, वो दिमागी हालत जब इंसान की हो बिल्कुल। जाती है, आपकी दिमागी हालत ही मैं वही समझ रहा हूँ कि वो जो 7 लोग हैं उन्होंने इस कदर डरा दिया है कि मुझे तो लगता है कि वो खौफ ही आपको लेके बैठना शुरू हो जाता है। खान साहब जो है वो रात को शायद सोते भी नहीं होंगे इसी सोच में कि कोई मुझे मारना दे, मुझे मारना दे। वो यही सोचते होंगे क्योंकि उनके बयानात भी देखे कि कभी वो किसी के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं, कभी अब कह रहे हैं कि जो अंदर लोग हैं उसमें से कोई बंदे शामिल हो सकते हैं। इमरान भाई का खासा टाइम साथ गुजरा है क्योंकि बीट भी करते रहे हैं। ये हालात पहले भी आपने कभी देखे? देखें जी, जब आपने हाथ में तस्बीह पकड़ी हो और आप ये कहें कि जी ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है, तो फिर आप जब ऐसी हरकतें करेंगे तो ऑब्वियसली ये आपके वो बयानात जो आप पहले इस किस्म के दे चुके हैं, तो काफ़ी मसाइल जो हैं वो उस पर खड़े होते हैं और मेन जो है वो बनती है, जैसे कि इरफान ने बताया। अच्छा, जब आप मैं एक बात यहाँ पर करना चाहता हूँ कि जब आप किसी पोस्ट पे होते हैं और एक आपकी ना इखलाकी और कौमी ज़िम्मेदारी होती है, वो क्या होती है कि अगर आपके फ़र्ज़ करें आपके इदारों से, आपके अपने इदारों से, मुल्क के अपने इदारों से अगर कोई गलती कारफरमा हो जाती है तो आप उसकी तस्हीह के लिए, उसको ठीक करने के लिए उन इदारों के साथ ताउन करते हैं, ना कि आप उन इदारों को बदनाम करने पे लग जाते हैं और बैनुल-अक़वामी सतह पे इंटरनेशनली भी उसका मजाक बनता है कि भाई इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है या साबिक प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद अपने इदारों पर जो है वो एतमाद का इज़हार नहीं कर रहा, तो एक मजाक बनता है। ठीक है, ये भी उन हालात में जब आपका मुल्क दिवालिया हो रहा हो, कोई जो है इन्वेस्टमेंट, बैरूनी इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ पर ना आ रही हो। अच्छा, अगर हम बात करें इंतखाबात के हवाले से तो तहरीक इंसाफ जो है वो ख़ुद अपने बयानात से ना मुकर जाती है। क्यों? क्योंकि पहले इन्होंने, सबको पता है कि इन्होंने असम्बली जो है वो क्यों तोड़ी, इलेक्शन के लिए तोड़ी। उसके बाद इन्होंने इस्तीफ़े दिए, सूबाई सतह पर तो दिए और कौमी सतह पर भी दिए, और जब कौमी सतह पर इनके इस्तीफ़े जो है मंजूर किए जाने थे तो तब ये अदालतों का रुख कर लिया कि जी हमारे इस्तीफ़े जो हैं वो कबूल ना किए जाए। फिर आपने ये कहा कि जी पहले मरदमशुमारी होगी, उसके बाद इलेक्शन जो है वो होंगे। अभी मरदमशुमारी जो है वो सेंसस हुआ नहीं है और आप ये कह रहे हैं कि जी हर सूरत में इंतखाबात जो है वो आप करवा दें। ठीक है, फिर आपके इदारे खुद ये कह रहे हैं कि जी इस वक्त जो मुल्क की माशी सूरत हाल है वो बहुत अबतर है, सरकार के पास पैसा नहीं है, खजाना वैसे खाली पड़ा हुआ है। तो भाई फिर आप ये करें ना, आपके पास तो बैरूनी फंडिंग बहुत ज़्यादा है, आप ये कहें कि भाई हम खुद इलेक्शन कमीशन को या सरकार को फंडिंग दे देते हैं, इस पे आप इलेक्शन करवा लें, तो फिर इलेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, फिर आपको ये भी पता है कि आपकी अदालतों ने कह दिया, आपके सिक्योरिटी इदारों ने भी कह दिया कि ये हालात हैं, ये एक्चुअल सिचुएशन है, हालांकि ऐसी चीज़ें सामने नहीं आती, लेकिन उन्होंने खोल दिया कि ये सूरत हाल है भाई, हम मुल्क में दहशतगर्दी की लहर जो है वो दोबारा परवान चढ़ रही है, हम उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो इंतखाबात अभी पॉसिबल नहीं है, ये आपके सिक्योरिटी इदारे खुद कह रहे हैं। तो आप उस चीज़ को भी ये कह रहे हैं कि जी ये मिली भगत है। उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि जी इलेक्शन जो है वो डिले करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, मैं तो हैरान हूँ निगरान हुकूमत से कि निगरान हुकूमत जो है वो इनकी हर बात मानती चली जा रही है कि किसी तरीके से इनको सुकून मिल जाए। अब इन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं उस पर ये जो कमीशन जो है वो बनाने का ऐलान किया गया कि भाई हम कमीशन बना देते हैं, तो भाई ये भी इन्हीं के लिए है ना। और अब भी अगर ये कहेंगे जी निगरान हुकूमत जो है वो बायस्ड है, ये है, वो है, ऐसे है, बाकी सियासी जमातें जो हैं वो ये करा रही हैं, तहरीक इंसाफ को बायस कर रही हैं, भाई तहरीक इंसाफ की जो 3-3.5 साल की कारकर्दगी थी वो सबके सामने थी। अगर आपने उन 3-3.5 साल में कुछ बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई होती तो फिर आपको डरना नहीं चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो आपको डरना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अवाम की फिर ताकत आपके साथ होगी ना। तो फिर देख लीजिएगा आप इलेक्शन में, अगर आप पहले ही ये कह दे कि जी मुझे हराने की कोशिश जो है वो की जा रही है, प्लानिंग, मतलब आप पहले से अपना बयानिया दे रहे हैं कि अगर मैं हार गया अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर तो फिर मैं ये कह सकूंगा कि जी इंतखाबात जो है वो फेयर नहीं होगी, जबकि हालांकि यहाँ पर कमीशन बनाए जा रहे हो, निगरान हुकूमत आपके लिए कमीशन बना रही है कि भाई आपको कोई खदशात है तो आए। आप यकीन माने कुछ भी हो जाए ये वावेला आपको इलेक्शन के बाद भी सुनने को मिलेगा, धांधली का, निगरान हुकूमत पे इल्जाम। माजरत के साथ है ना, ये तमाम जो सियासी कायदीन है ना, नॉर्मली ये इसी किस्म के कार्ड जो है ना वो खेलते रहे और खेलते हैं। जब इन्होंने हारना, इन्हें पता होता है ना कि अवाम में अब इनको जूतियां पड़ेंगी, तो ये ऐसे ढीले बहाने ही करते हैं। बिल्कुल, ये बयानियां सब लोग लेके चलते हैं। ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद अगली खबर लेंगे। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ ही रहिएगा।
खुश आमदीद आपको एक बार फिर से कहेंगे। खबर हमारे पास है जी, वक्त कम है। इरफान से मैं जानना चाहूंगी, पुलिस को संगीन जराइम के चालान फौरी पेश करने का टास्क मिल गया है। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन की ज़ेर सदारत इजाज़त, क्या सूरत हाल थी इससे पहले, और ये अगर फौरी चालान पेश कर देंगे तो क्या बेहतरी आएगी? अना, इसमें देखें कि इन्वेस्टिगेशन विंग अगर इसकी अब भी हालत देखी जाए तो बहुत काबिल रहम है, क्योंकि और इनके मेरे ख्याल पास से इन्वेस्टिगेशन ही आपकी बेहतर हो जाए ना, तो लोगों को इंसाफ मिलना देखिए, मुश्किल है। इन्वेस्टिगेशन जो विंग है ये पुलिस डिपार्टमेंट की रीढ़ की हड्डी होता Exactly, सही कहा है आपने। कि जिसने अवाम के मुकदमात, अगर किसी ने झूठा मुकदमा दर्ज करवाया उसको इंसाफ दिलाना, जिसका अगर सच्चा मुकदमा है उसको इंसाफ दिलाना, ये सारा काम इनका है। लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, ये अब अफसरान जिनको तैनातियाँ दी गई हैं, इनका जो है फोकस ही नहीं था काम के ऊपर। आईजी पंजाब की जानिब से और सीसीपी लाहौर की जानिब से इनसे कहा गया कि भाई आप जो दूसरे काम, जो गैर निसाबी सरगर्मियां जिनको कहा जाता है, उनसे हटें और जो आपका काम है वो करें। आप जो लोग तफ्तीशी अफसरान हैं उनसे कहें, उनके पीछे लगें कि जो तफ्तीश के मराहल हैं इनको जल्द अज जल्द मुकम्मल करें। और इसी वजह से आप देख रहे होंगे कि पिछले चंद दिनों से एसएसपी इन्वेस्टिगेशन साहिबा जो हैं वो उनकी जानिब से बार बार इजलास बुलाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ डिवीज़न के अफसरान को बुलाया जा रहा है, तफ्तीशियों को, और उनसे कहा है फौरी काम करें। और इसकी वजह यह है कि आईजी पंजाब और सीसीपी लाहौर की जानिब से इनको टास्क दिया गया और उनको ये भी कहा गया था, क्योंकि इनकी पुअर परफॉर्मेंस थी, और इनसे कहा गया था कि आपको ज़िला बदर कर दिया जाएगा, आपको यहाँ पे रहने नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद इन्होंने हाथ पैर मारने शुरू किए और अब काम करना शुरू की, लोगों से मीटिंग करनी शुरू की है। उसके बाद देखें अगर काम होता है। उम्मीद है कि कुछ बेहतरी आएगी, क्योंकि खुद आईजी साहब इसकी पेन ले रहे हैं, सीसीपीओ साहब कह रहे हैं। सो ये इन्वेस्टिगेशन वाकई इरफान ने कहा ये बेहतर हो जाए तो बहुत सारे लोगों को इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ब्रेक और हेडलाइंस के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। एक बार फिर से आपको शो में खुश आमदीद कहेंगे। आज का शो हमारा कुछ डिफरेंट इसलिए भी है, आज कुछ बात हम करेंगे पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से, स्टूडेंट्स के लिए, वो लोग जो जॉब के लिए जाना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं यहाँ पर, किस तरह से आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। ख़वातीन के हवाले से ख़ास तौर पे बात करेंगे, वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से मार्च का महीना ख़ास तौर पर जो है वो ख़वातीन के हवाले से जो है सेलिब्रेट भी किया जाता है। सो वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से भी हम आज के शो में बात करेंगे। आज कुछ बहुत ही डिफरेंट और स्पेशल गेस्ट हमें ज्वाइन करने वाले हैं। तारुफ मैं आपके साथ कराना चाहूँगी, कायम मकाम अमरीकी काउंसिल जनरल लाहौर कैथलीन जिबलिस्को ने हमें ज्वाइन किया है, अपने शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच ज्वाइनिंग अस। Thank you for having me. Thank you so much. First of all, let's start about your experience in Pakistan, in Lahore. What's your experience? I've been in Lahore now almost 2 years. I came in the summer of 2021, back when COVID was still running very strong. But thankfully, we came out from under that, and I've been able to not only explore Lahore a lot more, but also a lot of Punjab in general, and it has been fantastic. We will definitely talk about Lahore, what you want to say, but first of all, I would like to ask you what kind of diplomat duties, so many people does not know about this, so what is your duties here? Well, I cover politics and economics. Okay. So you can imagine that it's quite a big job in Punjab to cover the political situation and the economic situation. So I spend a lot of time talking to people, getting their viewpoints and getting their stories, and then reporting them back to Washington to let people know what's happening here in Punjab. So it's tough to manage all that things. Recent political situation is Pakistan was too difficult. Well, I have a master's degree in political science, so this is really a master's course, right? To be able to see the situation, try to understand it, and again, talk to everybody involved and try to better understand it so that the folks in Washington can understand better as well. So are you enjoying your job also or not? I love this job. It's fantastic. So what your team duties, what kind of duties you want to see the, I want to know about your team. Oh, my team. So my team, again, they build on our knowledge of political and economic experience, but they have a range of duties. Right now, my economic assistant is in San Francisco to promote Pakistan gaming industry at the Game Developers Conference.
So she is doing a fantastic job out there, along with our Consul General, Will Macanoli. Let's talk about women empowerment. What you want to say about the month of March, women empowerment? What do you want to say this? Well, I think the most important thing to say about that is while we celebrate women during March and we highlight their importance, we need to make sure that it doesn't just happen in March. We need to celebrate women and emphasize their importance and empower them year-round. So there are so many difficulties faced Pakistani women. What's your suggestion? How we can empower our women today? Well, I think one of the things that I've heard many times is that women really need help trying to find things that they can do at home. They have a lot of pressure on them to work, but then they have a lot of pressure on them to stay at home and take care of their families, take care of their households. So I think technology actually has a very important role to play in that. Technology in terms of the information technology sector, maybe being able to work from home and for an international company or Pakistani company, but then also e-commerce opened a lot of doors for women, especially here in Lahore. During COVID, they started their own home business where they would cook food and be able to sell it. And e-commerce helped a lot with that. Now people can find their food online, order it, and have it delivered. So I think technology has a very big role to play in that. No doubt, no doubt. Is there any woman that inspire you a lot, especially in Pakistan? I actually meet a lot of women that inspire me in Pakistan. They're the women who do jobs that are not necessarily very well, where women are not well represented. I met a woman a couple weeks ago. She's an official at 1122. She had just come back from Turkey where she was doing rescue operations. You know, I meet female journalists who are out in the streets covering back and forth, you know, situations. Definitely not what we would normally think of as women's work, but they're out there doing it. And that really inspires me to help them, help their lives be a little bit easier, but then also to help the women who want to follow in their footsteps to do so. It's a male-dominating society. It's really difficult for women to go out and work. What you suggest for the women especially? Well, I think, you know, there have been things that have been brought up to me that are specific issues for women. One of the basic ones is transportation. Women just can't get from home to work in a safe way. There have been several programs to help them, including subsidized scooties, which I think is fantastic. But then also, I saw the pink bus in Karachi, which I thought was a fantastic idea. And companies as well, they offer some shuttles or something like that for their female employees. So I think just doing something basic like that, just recognizing what the issue is and then directly trying to tackle it is one of the most important things. What is the role of the embassy, especially for the women, if we talk about the women? So our role is really to heighten the awareness of these things that I just mentioned and other dilemmas that women face, but also to offer empowerment programs. We have several programs that empower women entrepreneurs. We've taken several female entrepreneurs to the United States to help promote their businesses. We have a program for women engineers where we take them to Doha and help them to understand what the situation, what the working environment is, bring them back here, help them to get acclimated. So these kinds of programs and that kind of highlighting those opportunities and challenges. That's really great. What kind of opportunities for youth, especially in US? I think there are Any a lot scholarship programs? I think there are definitely scholarship programs. There are also international visitors programs where we bring smaller cohorts of youth to the United States to study on specific topics. But quite frankly, I think that there are many opportunities to be had here in Pakistan for youth through training, through specific skills training, especially
for me in the IT sector, but you know, skills training across the board, wherever we can help with that, I think that that actually provides more opportunity to more students and youth in Pakistan. So I think that that's quite Any good. job opportunities? Students want to go US for study as well as for job. So what kind of job for students in US? But again, I really want to emphasize, you don't need to go to the United States to work for a US company. There are people working for US companies right here in Pakistan, right here in Punjab. The IT sector has opened up doors to people to enable them to work in good paying jobs for US companies, for European companies, for a range of worldwide companies right here in Pakistan. So you don't have to, not only do you not have to leave your home, you don't have to leave your home country either. How is a Pakistani woman is different from American woman? Actually, I think we're a lot alike. You know, I think we all struggle, especially working women, struggle with balancing between work and home and having to take care of kids and having to take care of parents and kids at the same time. I think we're actually a lot alike. So ये तो हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली अपने मेहमान से. अब लाहौर के बारे में हम ना पूछें ऐसा तो हो नहीं सकता. So have you been walled city? You visit the Lahore walled city? Oh yes, absolutely. I've actually been to the Badshahi Mosque several times. I've gotten to meet the Imam there and worked with him on his religious freedom initiatives, which are just fantastic. He's invited, you know, people of every faith to the mosque to come have meetings, talk about religious freedom, talk about tolerance. That's been very inspiring. What kind of food you like? Well, I have to admit, I don't really like the spicy food, or really the spicy food doesn't like me. And so my favorite food has been fresh baked naan. Whenever I can find it on the street, I try to, and of course Lahori Kanori. That's great. और मुझे ये भी बताइएगा, हम नाज़रीन जहाँ पर खाने की बात कर रहे हैं वहाँ पे वॉल्ड सिटी एक हमने स्पेशल देखा. जब भी बाहर कहीं से लोग आते हैं तो वॉल्ड सिटी जो है लाहौर का जिसे दिल कहा जाता है वो ज़रूर विज़िट करते हैं. सो वॉल्ड सिटी से रिलेटेड लोगों की हमेशा बहुत सारी सजेशंस भी रहती हैं जो कि हम देखते हैं कि लोग देते हैं कि जी यहाँ पर ये चीज़ें ऐड होनी चाहिए, ये चीज़ें, क्योंकि ये लाहौर का हुस्न है. जो हमारे मेहमान ने भी वॉल्ड सिटी मेहमान जो हैं यहाँ पर 2 साल से हैं, सो लाहौर उन्होंने पूरा विज़िट किया होगा. हमने लाहौरी खानों के बारे में भी पूछा और उन्हें क्या पसंद है. लाहौर लाहौर है. You want to say? Lahore, Lahore. हाँ, तो लाहौरी तो ये चीज़ बड़ी इंजॉय करते हैं कि बाहर से कोई मेहमान आया है और वो स्पेशली ये बात कह रहा हो जी कि लाहौर लाहौर है. अच्छा जी, do you plan to return Pakistan after you leave? I would actually love to return to Pakistan as a tourist. You know, being a diplomat, there are a lot of restrictions on my movements, but as a tourist, I feel like I could go anywhere, see anything. I was in Bahawalpur a few months ago. Did you visit northern areas? I haven't visited northern Pakistan yet. I would love to. The mountains are beautiful. But I've made it as far north as Islamabad and Muri in Punjab. That's great. What's your hobbies? Favorite movies, songs? What you want to do? My hobbies, actually my favorite hobby is cake decorating. I am a big fan of cake decorating. I love to make the little shapes out of the fondant. That's my favorite really hobby. great. So, हम नाज़रीन यहाँ पर जहाँ पर हम आप ये पूछ रहे हैं कि किस तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पर निभाई जा रही हैं ख़वातीन के लिए, ख़ास तौर पर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर हैं नौजवानों के लिए, क्योंकि बहुत सारे हमारे नौजवान यहाँ पर मौजूदा हालात से तंग आकर चाहते हैं कि बाहर जाएं. सो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं वो भी हमने डिस्कस कर ली हैं. लेकिन बहुत ज़रूरी ये है कि हमने आज की खातून को एम्पावर कैसे करना है. क्या सजेशन हमारी मेहमान इसके लिए देना चाहेंगी? व्हाट्स योर सजेशन फॉर आवर वुमेन, स्पेशली फॉर पाकिस्तानी वुमेन? My suggestion is keep going. I mean, just like I mentioned before, women who aren't working in businesses or fields that are very well represented by women, you are my heroes, really. You know, the female surgeons, a brain surgeon, cancer surgeon,
somebody who knows they're going to be going to work and just dealing with a lot of struggle and a lot of effort, but still does it every day. So that's, my major suggestion is, I know sometimes it's very hard. Yes. It's hard for me too as an American, but just persevere and things will get better. Any special message for viewers? First of all, Ramzan Mubarak. Khair Mubarak. And thank you for making sure that we're empowering women year round. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। Thank you थैंक यू so सो much. मच। नाज़रीन, हम आपको ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक वंस अगेन। जिनके आज बर्थडे है हमने उनको विश करना है जी। आगे बढ़ना है, कुछ मौसम की सूरत हाल डिस्कस करनी है। बारिश हो रही है सुबह से शहर लाहौर में, जो कि वाकई एक अच्छी चीज़ भी है, लेकिन मैं यहाँ पर ज़रूर आपसे कहना चाहूँगी, बीइंग द ड्राइवर हम लोग जो चीज़ें विज़िट करते हैं, बारिश में भी लोग बहुत जो है वो बेहतियाती करते हैं। ड्राइवर्स हजरात, आज सुबह बातें भी देख रही थी, मुसलसल बारिश हो रही थी। स्पीड कंट्रोल रखें ताकि आप लोग अपने साथ साथ दूसरों को भी हादसा से महफूज रख सकें। तो मौसम कैसा होगा टुडेज़ वेदर में देखते हैं। स्टिल मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है, कहीं बूंदाबांदी और कहीं थोड़ी तेज़ बारिश भी हो रही है। अभी की सूरत हाल और आज दिन भर मौसम कैसा रहेगा, कोमल हमें बता रही हैं। जी कोमल, ओवर टू यू। लाहौर शहर में आज बादलों ने अपनी एंट्री दिखा दी है, जिसकी वजह से हमने देखा कि बादल जो है वो खूब बरस रहे हैं। सुबह से ही मूसलाधार बारिशों का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और आहिस्ता आहिस्ता मजीद तेज़ी की तरफ भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हवाओं का सिलसिला भी आहिस्ता रफ्तार से चल रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आज फ़िज़ा में ठंडक भी महसूस की जा रही है अच्छी खासी, और शहरी जो है वो अपनी हिफाजत को यकीनी बनाते हुए अपने कामकाज की तरफ रवा दवा भी नज़र आ रहे हैं। कुछ शहरी जो है वो सुबह सवेरे चाय की चुस्कियों और गर्मा गर्म नाश्ते के साथ, पहले हम देखते थे कि रमज़ान से पहले इस तरह से अपने दिन का आगाज़ करते थे, लेकिन आज जो है चूँकि रमज़ान है तो शहरी जो है वो काफ़ी मुतमईन और खुशगवार अंदाज में अपने कामकाज की तरफ भी जा रहे हैं। आज रमज़ानुल मुबारक का दूसरा रोज़ा भी है, तो इस बात का भी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं कि रमज़ान का दूसरा रोज़ा भी काफ़ी ठंडा और पुरसुकून गुजरने वाला है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच कोमल। आप हमें बता रही थी मौसम किस तरह का आज दिन भर रहेगा। अच्छे मौसम को आप एंजॉय कीजिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा कीजिए कि रोज़े हमारे अच्छे गुजर रहे हैं। हमने आगे बढ़ना है और जहाँ पर हमने आपको मौसम की सूरत हाल बताई, वहाँ पर बहुत सारे लोगों ने इस टाइम ये डिसाइड करना होता है कि आज बनाना क्या, अफ्तारी में क्या बनाना है। अगर आपने सब्जियों की ख़रीदारी के लिए जाना है, मार्केट के रेट क्या हैं, कौन सी सब्ज़ी मार्केट पर किस कीमत पर मिल रही है और सूरत हाल क्या है, आज की रेट लिस्ट हमने आपके साथ शेयर करनी है। सेगमेंट है आज के भाव। हाफिज़ दिलावर ने हमें ज्वाइन किया है। जी बताइए हाफिज़ दिलावर, आज की रेट लिस्ट। जी बिल्कुल, सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है, जबकि सरकारी रेट लिस्ट और बाज़ार में फ़रोख्त होने वाली सब्जियों की कीमतों में जो फ़र्क है वो बरकरार है। सबसे पहले प्याज की कीमत की बात की जाए तो 104 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 120-125 रुपये प्याज जो है फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर की कीमत की बात की जाए तो 102 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 125-130 रुपये टमाटर जो है फ़रोख्त हो रहा है। लहसुन की कीमत की बात की जाए तो 325 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 350-360 रुपये लहसुन जो है फ़रोख्त हो रहा है। अदरक की कीमत की बात की जाए 600 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 650-660 रुपये तक जो अदरक है वो फ़रोख्त हो रहा है। सब्ज़ मिर्च की कीमत की बात की जाए तो 120 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 130 रुपये सब्ज़ मिर्च जो है फ़रोख्त हो रही है। आलू की कीमत की बात की जाए तो 45 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 55 रुपये आलू जो है फ़रोख्त हो रहा है। लीमू की कीमत की बात की जाए तो 190 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 210 रुपये तक लीमू जो है फ़रोख्त हो रहा है। मेथी की कीमत की बात की जाए 60 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 75 रुपये तक मेथी जो है फ़रोख्त हो रही है। बैंगन की कीमत की बात की जाए 60 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 70 रुपये बैंगन जो है फ़रोख्त हो रहा है। बंद गोभी की कीमत की बात की जाए तो 35 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 40 रुपये 45 रुपये बंद गोभी जो है फ़रोख्त हो रही है। शलजम की कीमत की बात की जाए तो 40 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 50 रुपये शलजम जो है फ़रोख्त हो रहा है। मटर की कीमत की बात की जाए तो 125 रुपये सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक, जबकि बाज़ार में 135 रुपये 140 रुपये मटर जो है फ़रोख्त हो रहे हैं। जी, हमारी और आपकी मुलाकात होगी कल सेम टाइम पर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।